guys, here I'm back with new video that is theory of demand। ठीक है, इसका ओवरव्यू लेते हैं। व्हाट इज़ डिमांड, इसमें हम पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, और सर इसके एजम्पशंस। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग डिमांड। अच्छा, डिमांड क्या होती है? कोई भी चीज़ आप कितनी खरीदते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में और एक पर्टिकुलर प्राइस पे, वो कहलाती है आपकी डिमांड। क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड वही है कि आप कितनी चीज़ खरीदते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर। अच्छा, डिमांड एक वर्ड जो है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मैंने सोच लिया आज कि मुझे बाइक खरीदनी है और मेरे पास उसके लिए मनी है नहीं, और मैंने सोच लिया बस कि मुझे बाइक खरीदनी है, तो ये अकेली डिमांड को नहीं बना देगी। डिमांड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, जो कि है डिज़ायर ऑफ कमोडिटी, परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू स्पेंड। तो इन तीनों को जब बोले तब उसे ही कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। हाँ, ये डिमांड इसको कंसीडर किया जा सकता है। नाउ डिज़ायर ऑफ कमोडिटी, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक बाइक खरीदनी है। उसके बाद यानी कि डिमांड के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं, ये आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये मेरी डिमांड है। डिज़ायर ऑफ कमोडिटी, आपको कोई सामान खरीदना है वो। परचेजिंग पावर, उस सामान के लिए आपकी परचेजिंग पावर होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपके पास विलिंगनेस टू स्पेंड, आप उसके लिए राज़ी हों कि हाँ मैं अब खर्च कर सकता हूँ उस पर और इसको मैं खरीद सकता हूँ। तो इन 3 चीज़ों को जब आप मिला देंगे तो उसके बाद ये कहलाती है आपकी इफ़ेक्टिव डिमांड। ठीक है, फंक्शंस ऑफ डिमांड ये मेन है, यही पूरा इस चैप्टर का जो है, पूरा चैप्टर का कंक्लूजन यही है। डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, डी एक्स का मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी है। कोई भी कमोडिटी है एक्स, उसकी कितनी डिमांड है और वो डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये है इसका मतलब। डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, एक्स का मतलब कमोडिटी, एंड पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा, रिलेटेड गुड्स पे यानी कि डिमांड जो है वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे भी डिपेंड करती है। अभी जानेंगे क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए कि जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को पूरा कर रहे होते हैं, जैसे कि मार्कर और इंक। और सप्लीमेंट्री गुड्स कैसे होते हैं, जो अगर आपको एक ना मिले तो आप दूसरे पे स्किप कर जाएं, जैसे कि कॉफ़ी और टी। ज़रूर अगर आपको जैसे कॉफ़ी नहीं मिलती है तो इतना भी कोई वो नहीं है, आप टी पी सकते हैं। या पेप्सी या कोक, कि अगर आपको पेप्सी नहीं मिलती है तो आप कोक भी ले सकते हैं उसकी जगह। ठीक है, तो डिमांड कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये है भाई। अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तब डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा, और रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस अगर ऊपर नीचे होता है तो उससे भी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। अभी ये समझ में आएगा कैसे आगे। वाई यानी कि इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, है ना, ये नॉर्मल सी बात है। और अगर आपकी इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो यानी कि इनकम से भी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। टी, टी बोले तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या कुछ से कोई स्पेसिफिक होता है कि मुझे यही खरीदना है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो इस पर भी डिमांड डिपेंड करती है। और एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस पे डिमांड जो है डिमांड डिपेंड करती है, वो हम सब अभी आगे जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टेब इसको बाद में समझेंगे, पूरा समझने के बाद। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डी इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई, सब अभी देखते हैं उनको। सबसे पहले पी एक्स पढ़ा था हम लोगों ने, इसका मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस, कोई भी सामान का प्राइस कितना है उस पर डिमांड डिपेंड करेगी उसकी। जैसे कि इफ़ द प्राइस ऑफ एनी गुड और कमोडिटीज इंक्रीजेस देन इट्स डिमांड डिक्रीजेस। कोई भी बात है, जैसे कि 10 रुपये की कोई टी है, वो आप खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है, जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ, यानी कि वो 20 रुपये की हो गई, तो आप नहीं खरीदेंगे, यानी कि कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे। तो जो जैसे कि 100 लोग अभी खरीदे थे, तो उसमें से मान लिया 40 लोग अब नहीं खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड पे फ़र्क पड़ गया ना। पहले 100 खरीदी जा रही थी पैकेट, अब उसके सिर्फ 60 पैकेट ही बिकेंगे, क्योंकि 40 लोग तो खरीदना बंद कर चुके हैं, तो उसकी डिमांड पे फ़र्क पड़ गया ना। तो ये है कि प्राइस अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी डिमांड घटेगी, और सेम उसका उल्टा वाइस वर्सा
कि अगर आपकी प्राइस घटेगी, आप प्राइस कम कर देंगे तो आपकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। वही बात जैसे कि 100 लोग अभी खरीद रहे थे, तो अगर आप आपने प्राइस कर दिया उसका कम, जो आपकी टी है, तो क्या करेंगे, अब उसको 120 लोग खरीदने लगेंगे क्योंकि प्राइस कम हो गई है। तो क्या आपकी अब 120 पैकेट मार्केट में जा रहे हैं, ये सपोज कर लिया 120 पैकेट मार्केट में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपकी जहाँ पहले 100 डिमांड थी अब आपकी 120 डिमांड हो गई है मार्केट में आपकी टी की। तो दिस शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि प्राइस और डिमांड इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, ये इनवर्स रिलेशन क्या होता है इसको जानते हैं। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, यानी इसका सीधा मतलब ये है कि अगर ये डिमांड बढ़ती है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो प्राइस जो है घटेगा, और अगर डिमांड जो है घटती है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ गया, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। और सेम यानी कि अगर ये बढ़ता है तो ये घटेगा, ये बढ़ता है तो ये घटेगा, यही रिलेशन है पूरा ये, ठीक है, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर की ओर। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी जो पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो है ऊपर नीचे होता है तो उससे भी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। देखते हैं कैसे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताया था अभी, जो एक दूसरे को पूरा कर रहे होते हैं। सो इफ द प्राइस ऑफ वन इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर सेकेंड फॉल्स। देखिए, जैसे कार है, कार का अगर आज प्राइस बढ़ जाता है तो लोग कम खरीदेंगे कार को, और जब लोग कम खरीदेंगे तो पेट्रोल का भी जो है डिमांड कम होगा मार्केट में। तो सीधी सी बात है कि ये एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। देखो, बिना कार के पेट्रोल का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना पेट्रोल के कार का। बट अगर जैसे ही हमने कार का प्राइस बढ़ा दिया तो पेट्रोल की डिमांड अब अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है डाउन हो गई। तो इसकी ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का फॉर्मूला हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने देखा कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का फॉल होता है। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि एक मार्कर और एक इंक। अगर मार्कर का प्राइस बढ़ता है तो लोग मार्कर कम खरीदेंगे, जिससे कि क्या है, जब लोग कम खरीदेंगे मार्कर तो कम इंक जाएगी मार्केट में, तो यानी इंक की जो डिमांड है वो घट जाएगी। इट शोज द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, वही इनवर्स जो इनका रिलेशन पहले पढ़ा हमने कि एक का बढ़ता है दूसरा घटेगा, ठीक है। सेकेंड, ये देखो रिलेटेड गुड्स हैं एक दूसरे से, इसलिए ना बोला गया रिलेटेड गुड्स कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये। सप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, ये भी देखो आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन है। कोक जो नॉर्मली ऑब्वियसली मान लो कोल्ड ड्रिंक्स तो ड्रिंक्स ही होते हैं ना सारे की, थोड़ा फ्लेवर ही तो अलग होता है। तो इफ़ द प्राइस ऑफ वन इंक्रीज, अब ये देखते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री गुड्स पहले तो जान लेते हैं होते क्या हैं। सप्लीमेंट्री मतलब सेकंड बेस्ट, या एक जैसे जिनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम एक दूसरे पे स्किप कर सकते हैं। जैसे कि हमें कॉफ़ी नहीं मिली तो ज़रूरी नहीं है हम कॉफ़ी पी के ही मानेंगे, हम टी पी के भी काम चला लेंगे, है ना। हमको कोक नहीं मिला तो ज़रूरी नहीं हमने हम लिम्का भी पी सकते हैं, है ना, हम माज़ा भी पी सकते हैं, हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो ये होते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री गुड्स में कैसे कंपटीशन होता है मार्केट में, वो देखिए कि इफ़ द प्राइस ऑफ वन इंक्रीजेस, अगर एक का प्राइस बढ़ा दिया, जैसे कि माज़ा वाले बहुत उसमें आगे के आ रहे हैं, हमने तो मार्केट कवर कर लिया है, तो अगर वो प्राइस बढ़ा दें, अपना भयंकर प्राइस बढ़ा दें, तो क्या होगा, लोग माज़ा खरीदना बंद कर देंगे, वो स्किप कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स से मतलब है। तो क्या करेंगे, वो माउंटेन ड्यू पीने लगेंगे, है ना। तो एक का अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। जैसे कि अभी ये एग्जांपल सामने लगा है, सॉरी इसको सिलेक्ट करता हूँ, रेज। तो जैसे कि आप एक थिएटर में गए, आपने देखा वहाँ के आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो पेप्सी लीजिए या कोक लीजिए। तो वही आपने देखा यार, दोनों का पहले आपने एक टाइम क्या था, टाइम बिंग के 20 रुपये में आते थे दोनों, बट अभी आप थिएटर के अंदर जाओ तो वहाँ तो प्राइस वैसे भी बहुत एग्जरेट कर देते हैं वो लोग। तो क्या हमने देखा कि पेप्सी का प्राइस 30 रुपीज़ है और कोक का तो जैसा था 20 ही है। तो आप क्या देखेंगे कि यार पेप्सी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो फट से हम यहाँ से स्किप कर जाएंगे और हम कोक खरीद लेंगे। ये सप्लीमेंट्री गुड्स के, एक नहीं मिला तो दूसरा उसके सब्सटीट्यूट गुड्स सब्सटीट्यूट कर जाएंगे, ठीक है, समझ गए हो। तो इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या दूसरे का डिमांड भी बढ़ रहा है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, किसी का प्राइस बढ़ रहा था तो दूसरे की डिमांड घट रही थी, हो रहा था ना ऐसा। बट इसमें क्या है, डायरेक्ट ये नहीं है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट का मतलब प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। प्राइस अगर बढ़ता है किसी एक का तो दूसरे की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर ये है कि
जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम रहे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे, और आपकी इनकम कम होती चली जाएगी तो आप कम डिमांड करेंगे। तो ऐसा नॉर्मल होता है। अभी पढ़ते हैं आगे, इसमें भी टर्न है कि इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस इफ़, अगर बढ़ती है किसी कंज्यूमर की इनकम देन डिमांड इंक्रीजेस, तो उसकी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अभी समझते हैं। सबसे पहले देखो, तो हमारे दिमाग में फैक्ट आ गया है कि हाँ, अगर इनकम मेरी बढ़ती है तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, किसी की इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। बट ऐसा इन्फीरियर गुड्स के केस में नहीं है। इन्फीरियर गुड्स के केस में नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ी तो आप उसकी डिमांड भी कर देंगे। अच्छा ठीक है, इन्फीरियर गुड्स को समझते हैं क्या होते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो आपकी नेसेसरी नीड्स पूरी कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको एक घर चाहिए, मान लिया नॉर्मल सा घर चाहिए आपको, तो आपने घर बनवा लिया, क्लियर कर लिया। अब आपकी इनकम हो गई है मतलब 5 lakhs पर मंथ। तो अब आप क्या करेंगे, घर ही घर बनवाने चले जाएंगे क्या? नहीं ना, वो तो आपकी पूरी हो चुकी है। अगर थोड़ी बहुत कमी है आप उसको पूरा करेंगे, आप और थोड़ा बहुत उसको फर्नीचर लगवाएंगे या सोफ़ा खरीदेंगे। ठीक है, आपने पूरे नेसेसरी अपने नीड्स पूरी कर ली। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आप वही 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 खरीदते चले जाएंगे, है ना। तो यही होते हैं इन्फीरियर गुड्स, जो आपकी नेसेसिटीज़ पूरी कर रहे होते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं है ना कि आपकी इनकम बढ़ी तो आप और खरीदेंगे। क्या करेंगे खरीद के, समझ रहे हैं। जैसे कि आप एक टाइम का खाना खाते हैं, अभी आप एक स्टूडेंट हैं और आपने मतलब मेहनत कर रहे हैं, आप एक टाइम का खाना खाते हैं, आपकी जॉब लगी, आपके पास पेमेंट आना स्टार्ट हो गई है, तो क्या अब आप ऐसा करेंगे क्या, दिन भर खाना ही खाएंगे कि मैं खाना नहीं खा पाया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन? नहीं ना। आप बस बेसिक नीड्स इतना कर लेंगे कि हाँ, एक टाइम खाते थे आप 3 टाइम खाने लगेंगे, उसके बाद नहीं ना। तो इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स जो हैं आपकी, जो नेसेसिटी पूरी कर रहे हैं, नीड पूरी कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ता है। और नॉर्मल चीज़ें जैसे कि है कि आप, जैसे कि आपने घर बनवा लिया, अब आपको गाड़ी चाहिए, है ना। तो आपकी जैसे इनकम बढ़ेगी तो आप बहुत चीज़ें सोच सकते हैं। इनकम बढ़ेगी, किसी भी चीज़ को बारे में सोचेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। बट नेसेसरी जो गुड्स होते हैं या इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं, इनके लिए आप एक हद तक ही चलेंगे, उसके बाद उनको बंद कर देंगे। तो इसीलिए बोला है इसमें कि सो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड डिमांड इंक्रीजेस इनिशियली। शुरुआत में तो आप पूरी डिमांड करेंगे ना, कि आप एक टाइम खा रहे थे, 2 टाइम और 3 टाइम कर लिया आपने। शुरू में तो इसकी देखो डिमांड बढ़ी, आपने जैसी आपकी इनकम आई आपकी डिमांड बढ़ी इन्फीरियर गुड्स की भी। बट एक टाइम बाद जब आपकी पूरी हो जाएगी डिमांड, तो उसके बाद फिर आप नहीं करेंगे, उसके बाद उसकी जो है डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? एट लेटर स्टेज, हाँ, डिक्रीजेस एट लेटर स्टेज बिकॉज नाउ नेसेसिटीज़ आर फुलफिल्ड। तो ये इन्फीरियर गुड्स की क्वालिटी लिखी है कि इन्फीरियर गुड्स कौन होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्फीरियर गुड इन्फीरियर होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, नॉट क्वालिटी। क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि वो ख़राब होता है सामान। सामान अच्छा होता है बट उसकी प्राइस कम होती है, और प्राइस के ऊपर जो है उसको इन्फीरियर बोला जाता है। और नेसेसिटी नीड्स पूरी करता है वो, ठीक है, बेसिक नीड्स उसे बोलते हैं। ठीक है, थर्ड फैक्टर हो गया। फोर्थ फैक्टर पे जाते हैं हम लोग। फोर्थ फैक्टर क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, हमने जान लिया कि जो है अभी हमारा 3 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, इन पे डिपेंड करती है हमारी डिमांड। बट डिमांड जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर पे भी डिपेंड करती है। आप कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हो अपना मार्केट में, बट जैसे कि आपने आज एक नया स्टार्ट किया, आज आपने एक नई कंपनी का फ़ोन डाल दिया मार्केट में, बट लोगों की चॉइस है और स्पेसिफिक चॉइस है कि नहीं वो MI ही खरीदेंगे, वो आईफोन ही खरीदेंगे, तो वो आपके प्रोडक्ट पर कभी जाएंगे ही नहीं, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम रहेगी। ठीक है ना। तो ये है इसका बेसिक मतलब कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अब इसको, पीपल प्रिफर द प्रोडक्ट विच आर द करेंट ट्रेंडिंग, या बिल्कुल जो करंट में ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कोई यूनिफॉर्म है, कोई ड्रेस है, कोई जीन्स है, कोई कपड़े हैं, जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं उसी टाइम पे, जो फैशन में चल रहे हैं उसी को लेंगे ना लोग। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में लुंगी लगा के निकल लेंगे। ठीक है, तो सम हैव स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस। वही बात कि कोई लोग हैं बिल्कुल उनको वही खरीदना डिमांड है बिल्कुल, कि उनको MI ही चाहिए या आईफोन ही चाहिए। तो इस पे भी आपकी डिमांड जो है, फैक्टर ये है डिमांड को डिटरमाइन करने का। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें, दोनों चीज़ें क्यों आती हैं कि लोग ट्रेंडिंग को ही फॉलो कर रहे हैं और सम हैव स्पेसिफिक, ऐसा क्यों? क्योंकि एडवर्टीज़मेंट एक ट्रेंडिंग वे बना देता है। ट्रेंडिंग एक पूरा उसने पर्टिकुलर बना के रख देता है कि हाँ, समझ रहे हैं ना, कि कोई भी एडवर्टीज़मेंट आती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो एक मार्केट उसके लिए अपने आप ही बना देती है। वैन प्रोडक्ट बिकम पॉपुलर। और दूसरी बात ऐसा क्यों है कि स्पेसिफिक चॉइस हो जाती है लोगों की, और लोग ट्रेंडिंग वाली सामान यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो है पॉपुलर प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। उस टाइम पे एडवर्टीज़मेंट हुआ तो वो पॉपुलर हो जाते हैं, तो पॉपुलर प्रोडक्ट्स को ही लोग ख़रीदना पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो पुरानी चीज़ें खरीदेंगे।
अब आप 4G फ़ोन ही खरीदेंगे, कीपैड तो लेंगे नहीं ना, तो कीपैड का कोई अभी यूज़ तो है नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि पॉपुलर चीज़ें, इसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट, कि आप पॉपुलर चीज़ों की तरफ भी भागते हैं। फॉर सोशल स्टेटस, वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आपके पास इनकम है तो आप एंटीक खरीदने लगे, जिसका कोई यूज़ नहीं है, बट आप एंटीक खरीदने लगे सिर्फ अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए, लोगों का जो है ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, तो इसे बोलते हैं बेबलिन इफेक्ट। ठीक है, नाउ फिफ्थ फैक्टर क्या है? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। हाँ, डिमांड एक्सपेक्टेशंस पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइजिंग प्राइस और फॉलिंग प्राइस विल प्रॉम्प्ट कंज्यूमर्स डिमांड। अगर कंज्यूमर सोचेगा कि अरे फ्यूचर में जाके ऐसा होने वाला है, तो वो अभी ज़्यादा जैसे कि अभी लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि 21 से बंद होना है, तो लोगों ने क्या एकदम से ही डिमांड बढ़ा दी, बिल्कुल दुकानों पे खड़े हो गए जाके, है ना। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो है इनके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है, जैसे कि प्राइस ऑफ राइस में इंक्रीज़, लोग सोचे कि अरे जो चावल के प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे आगे चल के, तो वो अभी पूरा ख़रीद लेंगे, एकदम से रख लेंगे, उसकी डिमांड बढ़ा देंगे मार्केट में। ठीक है, प्राइस ऑफ गोल्ड में डिक्रीज़, लोग सोचेंगे कि अरे अभी ना खरीदो गोल्ड, कुछ टाइम बाद जो है स्लो डाउन हो जाएगा, तो ये एक तरीके का, ये भी डिमांड, अभी गोल्ड की डिमांड कम कर दी इस टाइम पे लोगों ने, कि आगे चल के जब कम हो, वो डिक्रीज़ होगा, तब हम लोग खरीद लेंगे। और जो स्टॉक मार्केट्स में होता है कि स्टॉक में गो डाउन, जो स्टॉक्स जो है डाउन चला जाएगा तो लोग आज ही पूरे शेयर बेच देंगे कि भैया रिकवरी तो हो जाए, कम से कम लॉस में तो ना जाए, है ना। तो इस तरीके। अब अदर फैक्टर्स क्या हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं? साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, कि आप कितनी बड़ी पॉपुलेशन है एक जगह की जहाँ पे आप इन्वेस्ट अपना प्रोडक्ट जो है निकालने वाले हैं। ऐसा तो नहीं वहाँ पे सिर्फ 5,000 6,000 लोग ही हैं, उनमें वो लोग क्या खरीदेंगे, आप क्या फ़ायदा ले पाएंगे वहाँ पे, है ना। जब जैसे इंडिया है 1.35 बिलियन या 30 अराउंड 35 बिलियन इतने लोग हैं, तो अभी क्या है कि इतनी पॉपुलेशन में अगर कोई जैसे कंपनीज आती हैं, चाइनीज़ कंपनी कोई भी अपना प्रोडक्ट डालती हैं, तो इतने लोग खरीदते हैं, तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है ना। एज ग्रुप इन पॉपुलेशन, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका एज ग्रुप के चिल्ड्रंस कितने हैं, यंगस्टर्स कितने हैं और ओल्ड एज कितने हैं। चिल्ड्रंस होंगे तो उस मार्केट में आपकी 1 to 10 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस होंगे उस मार्केट में आगे टॉयज़ की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। जो 11 से 40 ईयर्स तक के लोग हैं, इनके बीच में गैजेट्स का ज़्यादा जो है वो रहेगा डिमांड। और फिर जो 50 से अराउंड 90 के बीच में, इनके बीच में जो है मेडिसिन मार्केट की डिमांड बहुत रहेगी, है ना। तो इस तरीके का है कि ये एज ग्रुप इन पॉपुलेशन में एज ग्रुप भी कैसा है उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आपकी डिमांड जो है डिटरमाइन करती हैं ये चीज़ें। नेशनल इनकम लेवल ऑफ एरिया, कोई भी एरिया उसकी नेशनल इनकम कैसी है, जैसे कि एरिया है, जैसे कि एक विलेज को ले लो और आप एक मेट्रो सिटी को ले लो। इसको इरेज करता हूँ 1 मिनट। आप एक विलेज को ले लो और आप एक मेट्रो सिटी को ले लो, तो यहाँ पे नेशनल इनकम का बहुत ज़्यादा जो है शेयर यहाँ पे है, और यहाँ पे बहुत अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ आपकी डिमांड प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, यहाँ लोग कम डिमांड करेंगे आपके प्रोडक्ट की, है ना, क्योंकि इनके पास नेशनल इनकम का जो है बहुत अच्छा शेयर इनके पास नहीं है। क्लियर। वेदर, बिल्कुल वेदर भी डिटरमाइन करता है, कि जैसे कि अब गर्मियों से सर्दियों में शिफ्ट हो रहा है, सर्दियों से बारिश में शिफ्ट हो रहा है, तो उस तरीके से आपकी जो क्लॉथिंग होगी उसकी डिमांड जो है हाफ टी शर्ट्स से लेके अब वुलन्स की तरफ जाएगी। तो इस तरीके का वेदर भी आपका डिपेंड करता है। और इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट कैसे, ये कैसे फैक्टर बना, जैसे कंपनीज़ हैं, अब जैसे कि आप किसी को 4 व्हीलर खरीदने किसी फैमिली को, तो वो जो है अब कंपनीज़ क्या करती हैं कि भैया लोन पे दे देती हैं कि हाँ ठीक है आप लोन पे ले जाओ, और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली लोन पे ही ले पाती है। तो अब जब लोन पे लेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऐसे हों कि जो कंज्यूमर है वो ले पाए, जैसे कि कंज्यूमर अब हाँ, जैसे कि आप गए वहाँ पे आपने कहा ठीक है मेरी गाड़ी का लोन कर दीजिए, तो अब वो आपको रेट दे रहा है 20% इंटरेस्ट रेट है, तो अब आप कैसे एकदम नहीं खरीदेंगे ना, तो नहीं खरीदेंगे आपका उस 4 व्हीलर को नहीं खरीदेंगे, तो 4 व्हीलर्स वालों की क्या होगी, डिमांड घटेगी मार्केट में। तो वो ऐसी जगह को चूज़ करते हैं जहाँ पे जो है डिमांड इंटरेस्ट रेट जो है वो ऐसे हों कि कंज्यूमर उनको अफोर्ड कर पाए और ये चीज़ें खरीद पाए, तो उनकी कंपनी की डिमांड बढ़े। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये। नाउ दिस, अच्छा ठीक है, इसके पहले हम लोग वो ग्राफ समझते हैं डिमांड का जो, अच्छा लॉ ऑफ डिमांड अभी पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर होगा, बट इससे पहले अब जैसे इसको एक देखते हैं, मान लिया पहले किसी चीज़ का प्राइस 16 था, तो उसकी डिमांड 2 यूनिट्स की उसकी डिमांड थी, कि 2 यूनिट की डिमांड है उसकी, उसका
प्राइस कम हुआ, 14 हुआ तो उसकी 4 बढ़ गई डिमांड, 12 हुआ उसका प्राइस तो 6 बढ़ गई उसकी डिमांड, उसका प्राइस अब 10 रुपीज़ हो गया तो देखो 8 हो गया। वैसे उसकी प्रोडक्ट के जब जो है प्राइस 2 रुपये हो गई तो उसकी देखो डिमांड 16 यूनिट्स बढ़ गई है। अब इसको ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो ये हमने बनाया प्राइस हमेशा ये अपना जो है वाई एक्सिस पे रहता है और ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे क्या रहता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। 16 पे हमारी 2 क्वांटिटी डिमांड थी, है ना, और 12 रुपीज़ पे हमारी कितनी थी, 12 पे कितना था, 6 था ना, तो यहाँ पे 6 को, तो ये देखो ये कर्व जो होता है डिक्रीजिंग कर्व बनता है। तो ये जो हमेशा जो डिमांड का हमेशा कर्व होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड आता है। और कैसा होता है, स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड को कैसा डाउनवर्ड जा रहा है। क्लियर। तो अभी इसमें एक चीज़ और इसको थोड़ा अगर नहीं समझ में आता है, जैसे कि इसको देखते हैं कि जैसे कि 12 रुपीज़ पे हमारी 6 कमोडिटी की डिमांड थी, फिर हम देखा 6 रुपीज़ पे हमारी 12 कमोडिटी की डिमांड है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस घटा, 12 से 6 आया, तो उसी टाइम पे यहाँ क्या हो रहा है कि ये देखो इंक्रीज़ हो रहा है। क्या इंक्रीज़ हो रहा है, ये कमोडिटी डिमांड अभी 6 रुपये 6 यूनिट डिमांड हो रही थी, अब 12 यूनिट डिमांड हुई, तो ये समझाना चाह रहा था। तो ऐसे ही ये ग्राफ जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है। सो नाउ thanks for watching and do like, share and subscribe. Thank you.